नमस्ते दोस्तों, आज का ये वाला पूरा वीडियो यूपीआई के ऊपर डेडिकेटेड है। मतलब कि आज मैं आपको यूपीआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि यूपीआई कैसे काम करता है और उसमें जो भी सारे कॉमन प्रॉब्लम्स आती है उनको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो यूपीआई के प्रीवियस वीडियो बनाए थे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरा जो पेमेंट है फेल्यूर हो गया या फिर मुझे यूपीआई आईडी क्या है, ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि यूपीआई के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं जहाँ पे यूपीआई कैसे काम करता है और यूपीआई के अंदर जो भी सारे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि यूपीआई असल में है क्या और कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी एक एप्लीकेशन को सिलेक्शन कर लेना होगा। वो गूगल पे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, भीम एप्लीकेशन हो सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको गूगल पे दिखा रहा हूँ, तो ये गूगल पे का जो एप्लीकेशन है, अगर आप लोग इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले आपका नंबर देना होता है, उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी देना होता है, ये सारी चीजें देके आपका अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद आपका जो नंबर होता है, जो भी नंबर आपके बैंक में रजिस्टर होता है उसको आप लोग सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पे आपका जो बैंक होता है ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये क्या करता है, आपका जो भी एप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे एनपीसीआई के सर्वर से कांटेक्ट करता है और वहां से आपके डिटेल्स को फेच कर लेता है। वो डिटेल्स आपके फोन नंबर को वेरीफाई करके आती है, मतलब कि आपका नंबर अगर वहां पे ऐड होता है तो यहाँ पे आपका डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपका नंबर वेरीफाई नहीं होगा तो डिटेल्स नहीं आएगा और आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद जब आपका नंबर वेरीफाई हो जाए तो आपके बैंक की डिटेल्स आपके यहाँ पे आ जाए, आपने अपना बैंक को सिलेक्शन कर लिया तो वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ दिख गया, आपको सिलेक्शन कर लिया तो उसके बाद आपका जो अकाउंट होता है यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसको ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिलता है, उसके साथ साथ एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या फिर यूपीआई आईडी भी आप लोग उसको कह सकते हैं, वो आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ वो जो एप्लीकेशन है वो क्या करता है, आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसी को यूज करके आपका जो यूपीआई आईडी है उसको क्रिएट कर देता है, ताकि कोई दूसरा बंदा गूगल पे को यूज कर रहा है और वहां पर आपको पैसे भेजना चाह रहा है तो उसको आपके क्यूआर कोड या फिर वर्चुअल एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली आपका नंबर जो है वो वहां पे टाइप कर सकता है और गूगल पे उसी नंबर के आखिर में आपका जो भी एक्सटेंशन होगा, जैसे कि @OKSBI या फिर @HDFC या फिर ऐसा जो भी कुछ होता है उसको ऑटोमेटिक वहां पे लगा के आपका जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो मेनली यहाँ पे पैसे भेजने के लिए दो तरीके ही यूज किए जाते हैं। एक तो है आपका क्यूआर कोड जो कि सिर्फ पैसे रिसीव करने के लिए होता है, और जो आपका यूपीआई आईडी होता है उसको यूज करके आप लोग पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो और आप लोग पेमेंट भेज भी सकते हो। आप लोग चाहो तो ये वाला जो डिफॉल्ट यूपीआई एड्रेस है इसको चेंज कर सकते हो, वो भी एक बार ही आप लोग चेंज कर सकते हो, बार बार इसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसको चेंज करके आप लोग कुछ और रख सकते हो। तो ये हमने देख लिया कि ऊपर ऊपर में क्या होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा अंदर चलते हैं कि इसके बाद किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो तो वो ट्रांसफर होने से पहले क्या क्या चीजें होती है और कैसे ये ट्रांसफर प्रोसेस होता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपका यूपीआई एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपका यूपीआई एप्लीकेशन में आपने कुछ भी रिक्वेस्ट डाला, आपने किसी को पैसे भेजने के लिए रिक्वेस्ट डाला, हम लोग इसको ए समझ लेते हैं और जिसको पैसे जाने वाले होंगे, मतलब कि आप जिसको भेज रहे हैं उसको बी बोलते हैं हम, तब लोग ए से बी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने वाले हो। तो ये जो ए का एप्लीकेशन है वो है गूगल पे और उसका बैंक है एसबीआई, और जो बी का एप्लीकेशन है वो है फोन पे और उसका बैंक अकाउंट HDFC समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जब आप लोग किसी को पेमेंट भेजने के लिए उसका क्यूआर स्कैन करते हैं या फिर यूपीआई आईडी वहां पे डालते हो या फिर मोबाइल नंबर डालते हो, तो डालने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आता है। अमाउंट आप लोग डाल दिया, अमाउंट डालने के बाद आप लोग उसको भेजने वाले होंगे तब आपको पिन डालना पड़ता है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको सबसे पहले वेरीफाई की जाती है। तो यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी को सबसे पहले वो वेरीफाई करता है कि यहाँ पे ठीक ठाक है कि नहीं, और आपका उसका नाम भी दिखाता है। अगर कंपनी होता है तो कंपनी का नाम दिखाता है, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन होता है तो उसका नाम दिखाता है। तो उसके बाद जब ये वेरीफाई हो जाता है उसके बाद मेन ऑथेंटिकेशन यानी आपका यूपीआई पिन जो होता है उसको यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। तो ये दोनों चीजें वेरीफाई होने के बाद सीधा आपका रिक्वेस्ट चला जाता है एनपीसीआई के सर्वर पे। एनपीसीआई के सर्वर पे जाने के बाद वो क्या करता है, आपके बैंक के साथ कांटेक्ट करता है। वो दोनों ही बैंक के साथ कांटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बैंक टू बैंक वो यहाँ पे पैसे को ट्रांसफर करवा देता है। तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का कोई काम नहीं होता है, एनपीसीआई के सर्वर में सारी चीजें होती है। जब आपके बैंक से HDFC बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद एनपीसीआई को पता चल जाए कि ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वो क्या करता है, दोनों ही एप्लीकेशन में एक आपको फीडबैक भेज देता है कि यहाँ पे जो पेमेंट है ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे वो क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट में डेबिट का और जो HDFC बैंक अकाउंट था, मतलब बी का बैंक अकाउंट था, वहां पे क्रेडिट का एक मैसेज आपको यहाँ पे भेज देता है।
तो इस तरीके से जो सारा प्रोसेस है यहाँ पे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब यहाँ पे जब मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा तो ये डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ रहा है। इसको आप लोग ठीक तरीके से देख लीजिए और आप लोग अगर इसको समझ ना पाओ तो दोबारा से देख सकते हो। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है पेमेंट फेलियर का। तो अगर आपका पेमेंट फेलियर हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जब रिक्वेस्ट डालते हो तो यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है, आपका यूपीआई आईडी का, उसके बाद आपका पिन का, उसके बाद जाता है एनपीसीआई के सर्वर पे। और एनपीसीआई सर्वर के जाने के बाद वो आपके बैंक के सर्वर से कनेक्ट करता है, दोनों ही। अगर आपके बैंक के सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाता है, यहाँ पे अटक जाता है, तो भी आपका यहाँ पे पेमेंट फेलियर दिखाएगा, या फिर वो एनपीसीआई के सर्वर पे यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है तो भी आपका पेमेंट यहाँ पे फेलियर हो जाएगा। और अगर वो समझ लीजिए कि आपके बैंक तक चीज पहुंच गई है और जो दूसरा बैंक था, बी का बैंक, वहां पे अभी नहीं पहुंचा है, तो आपका यहाँ पे जो पैसा होता है वो यहाँ पे कट जाता है। उसके बाद तुरंत ही आपका पैसा रिफंड भी हो जाता है, और नहीं होता है तो 1 या 2 दिन के अंदर वो रिफंड कर दिया जाता है। तो आपका अगर पेमेंट यहाँ पे फेलियर हो जाता है तो वहां पे आपका कुछ काम नहीं है, या फिर दोस्तों मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है कि आपका जो इंटरनेट है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, या फिर आपका फोन ऑफ हो गया, इस टाइप का कुछ यहाँ पे हो सकता है। या फिर पेमेंट करने के बाद आपने अपना जो एप्लीकेशन उसको बंद कर दिया, किसी कारण से किसी दूसरे एप्लीकेशन में चले गए, तो उस टाइम ये हो सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका जो पैसा अगर कट गया वापस आ जाएगा। और आप लोग दोबारा से कब ट्राई करोगे, 1 या 2 घंटे वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग दोबारा से ट्राई कर सकते हो। यूजुअली अगर आप लोग यहाँ पे शाम को या फिर एकदम सुबह कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जितना आप लोग दोपहर को या फिर ऑफिस टाइम के अंदर आप लोग ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोड यहाँ पे दोपहर को रहता है शायद। तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं और आपका जो पेमेंट है स्मूथली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ये प्रॉब्लम आ सकता है कि लिमिट आपका एक्सटेंड हो गया। तो लिमिट आपका क्या है, आपको अगर नहीं पता है कि आपका लिमिट क्या है तो आप लोग कैसे समझोगे कि आपका लिमिट पूरा हो गया कि नहीं हुआ। कुछ कुछ बैंक्स यहाँ पे अलग जो लिमिट वो रखते हैं, पर यूजुअली क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे दिन में 10 ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हो, और आपका जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 1 लाख तक होगा। 1 लाख के ऊपर आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, और मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शन आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे रिक्वेस्ट करने का भी एक मतलब लिमिट है, आप लोग दिन में 5 या फिर 10 रिक्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा का रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, 5 रिक्वेस्ट आप लोग कर सकते हो। तो ये आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे यूपीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्टली अपना जो पेमेंट एप्लीकेशन है जैसे गूगल पे, फोन पे, उनके वेबसाइट पे जाके जो ऑफिशियल डिटेल्स है उनको आप लोग देख सकते हो। मैं आपको शायद लिंक आपका प्रोवाइड कर दूंगा गूगल पे का, फोन पे का, भीम का, ठीक है। तो वहां पे जाकर आप लोग देख सकते हो। वो क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते हैं। जब समझिए किसी बैंक ने इसको अपडेट किया या फिर कोई रूल्स वगैरह चेंज हुए तो वो वहां पे अपडेट कर देते हैं। इसके बाद तीसरी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कि आप लोग जब यहाँ पे कोई क्यूआर स्कैन कर रहे हो तो वो क्यूआर स्कैन नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका जो क्यूआर के नीचे ही उसका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है या फिर यूपीआई आईडी होता है, तो उस यूपीआई आईडी को आप लोग टाइप करके अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पे भेज सकते हो। मैंने यूपीआई आईडी को यूज करके कैसे पेमेंट करना है उसका वीडियो पहले ही बना दिया है, तो उसको आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग जाओगे किसी भी एप्लीकेशन में, वहां पे यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन होता है, तो वहां पे डाल के आप लोग उसको सेव भी कर सकते हो। जैसे गूगल पे और फोन पे अगर आप लोग यूज करते हो तो वहां पे सेव का भी ऑप्शन रहता है, आप लोग एक बार उसको सेव कर ले तो बार बार उसी यूपीआई आईडी को यूज करके आप लोग पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे छोटी मोटी और प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि आप लोग अगर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में नया यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो तो सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई होता है। तो नंबर आपका यहाँ पे अगर वेरीफाई नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो 2 चीजें आप लोग चेक कर लीजिए। एक तो है आपका जो एसएमएस का परमिशन है, सबसे पहले वो चेक कर लीजिए कि परमिशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। सेटिंग्स में जाके परमिशन टैब के अंदर आपका एसएमएस वाला और जो फोन वाला परमिशन उसको नहीं दिया हुआ है तो वो यहाँ पे एसएमएस को भेज नहीं पाएगा। उसके बाद आप लोग ये चेक कीजिए कि आपका जो भी नंबर बैंक में रजिस्टर है तो वही नंबर पे आपका जो एसएमएस बैलेंस है, मतलब कि आजकल के जो रिचार्ज होता है उसमें एसएमएस इंक्लूडेड होता है, पर फिर भी अगर वो एसएमएस अगर समझिए कि खत्म हो गया तो आपका एसएमएस तब नहीं जाएगा। या फिर आप लोग अपना जो नंबर है उसको फ्रीक्वेंटली रिचार्ज नहीं करते, 1 महीने 2 महीने के बाद रिचार्ज करते हो, तो तब जाके ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती है। तो आप लोग एक बार एक एसएमएस किसी और को भेज के देख लीजिए कि एसएमएस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके बाद डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग समझिए किसी को पेमेंट भेज रहे हैं तो उसका जो यूपीआई आईडी है या फिर मोबाइल नंबर है आप लोग टाइप कर रहे हो पर वो नहीं दिखा रहा है यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ कुछ बिजनेस अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो नंबर होता है वो लोग अगर आप लोग यहाँ पे सेव करके रखते हो और जो अपना गूगल पे या फोन पे एप्लीकेशन में ओपन करते हो तो वहाँ
वहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखाता है। उस नंबर को आपको क्या करना है, सर्च पे जाके हमको डायरेक्टली टाइप कीजिए तो वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको हो सकता है कि जो यूपीआई एड्रेस मिला हो उसमें कोई स्पेलिंग गलत हो, या फिर आप लोग टाइप करने में कोई मिस्टेक कर रहे हो। और कई बार ऐप के सेटिंग्स में आपकी जो विजिबिलिटी है उसको यहाँ पे डिसेबल करके रखा हुआ होता है, तो आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे नहीं दिखता है। उसको अनेबल करने के बाद आपका अकाउंट आपको दिख जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए वीडियो में यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, तो यहाँ पे अगर आपको ये जो यूपीआई से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये वाला वीडियो भी आपको अगर इसमें कुछ कहना हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।